तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक नई वीकली सीरीज में जेई मेल की आपका स्वागत है। आज इस हफ्ते हम एडवांस की वीकली सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, और इस बार जो आपका टॉपिक्स होंगे वो होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर है, ये आप कंटेनर आपको दिख रहा होगा, ये फ्रस्टम शेप का एक कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो दे रखी है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी आपको रो दे रखी है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड अज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एब्सेंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और बोल रखा है कि जो साइड वॉल्स है, ये जो साइड वॉल्स दिख रही है आपको जो कर्व्ड है ना, ये बोल रहा है कि कितना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा होगा लिक्विड पे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक फ्रस्टम है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जो कि हम कौन से ही निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h, यहाँ आएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। इस फॉर्मूले की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रस्टम दे रखा है। r1 r2 बेसिकली क्या है, जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस था r और यहाँ कितना था 2r, तो r1 को आप r ले सकते हो, r2 को आप 2r ले सकते हो, और हाइट इसकी कितनी है h है, तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई। आओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इस कंटेनर में, वो भी किसका शेप ले लेगा, फ्रस्टम का। ठीक है, तो इसका हम FBD अगर बनाए तो देखो ये जो लिक्विड है, लिक्विड का मास m था, है ना, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो निगलेक्ट किया हुआ है। आप बोलोगे है ना, ये जो लिक्विड है, जो बेस है, बेस इस पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो जो बेस है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, जैसे यहाँ पे अपन P0 मानते थे, तो P0 कितना है, यहाँ पे 0 है, तो बेस पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच करके होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो कितना होगा, रो जी एच। और बेस एरिया कितना है, बेस एरिया अगर आप देखो तो यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है r, तो फोर्स कितनी लगेगी बेस से लिक्विड पे, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है ना, जो बेस से लग रही है लिक्विड पे, और mg कहाँ लग रहा है, नीचे। आप बोलोगे जो साइड वॉल्स होंगी, साइड वॉल्स इस टाइप से कुछ फोर्स लगाएंगी इस पे, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से साइड वॉल्स जो होंगी वो फोर्स लगाएंगे। तो आप देखोगे इनके हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कट जाएंगे और वर्टिकल वाले जुड़ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ जो साइड वॉल्स होंगी वो इस पे नेट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, तो इस फोर्स को मैं F बोल देता हूँ। ठीक है, तो यही फोर्स की बात कर रहा है। तो क्योंकि हमारा जो लिक्विड है इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोलोगे इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो फोर्स कितनी लग गई, F ऊपर लग गई। बेस से कितनी फोर्स लग गई, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स ऊपर लग गई है, और नीचे क्या लगा है, mg लग गया है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो F प्लस यहाँ लिखेंगे रो इंटू जी इंटू एच इंटू पाई आर स्क्वायर। मास को आप क्या लिख सकते हो, मास किसका है, पानी का मास है, तो पानी के मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी V इंटू जी। अब एक काम करते हैं, इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो गया 1/3 पाई h। ठीक है, रेडियस की वैल्यू डालते हैं, इसको अपन मान लेते हैं इक्वल टू r1 और इसको मान लेते हैं इक्वल टू r2। तो यहाँ वैल्यूज डाल के देखें तो r1 की वैल्यू कितनी है, r है, तो ये कितना हो गया r स्क्वायर, ये कितना हो गया 2r का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4r स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो r1 है r और r2 कितना है 2r, तो कितना बन जाएगा 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी बन गई, आप बोलोगे यहाँ पे वॉल्यूम 6 और 1 7, तो 7/3 पाई h इंटू कितना बन जाएगा r स्क्वायर, ये वॉल्यूम बन गई। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो फोर्स प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी बन रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम बन रही है 7/3 पाई h आर स्क्वायर इंटू जी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को अपन उधर लेके चले जाते हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना बन जाएगा 7/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर माइनस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 4/3 रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आंसर 4/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कौन सा इसका हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड के इक्विलिब्रियम से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक यहाँ पे एक लॉग है वुड का, लॉग मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये सिलेंडर शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, इसकी लेंथ L दे रखी है और इसकी जो डायमीटर है वो 2r है, रेडियस r है, और ये फ्लोट कर रहा है किसी भी लिक्विड में। इट इज सबमर्ज्ड निगलेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 को आपको यहाँ पे 0 मानना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक दो ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्स ड्यू टू द वाटर प्रेशर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द सिलेंडर, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द सिलेंडर, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द अपर हाफ ऑफ द सिलेंडर। मतलब मुझे बेसिकली ये बताना है कि जो वाटर है वो इसके अपर हाफ और लोअर हाफ पे कितनी कितनी फोर्सेस लगा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहां से आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो क्या आपको ऐसा दिखाई देगा? ऐसे देखो, सिलेंडर है, आप इसको साइड से देखो तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, चलो, तो यहाँ पे एक लॉग ऑफ वुड है ना, इसके ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कितना पानी होगा तो इतना पानी होगा कि नहीं, ये इतना पानी होगा इसके ऊपर, इस लॉग ऑफ वुड के ऊपर अगर आप देखो तो इतना वॉल्यूम, ये आपको जो दिख रहा है इतना वॉल्यूम ऑफ पानी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये रेडियस कितनी दे रखी है आपको, ये रेडियस आपको r दे रखी है और उसकी लेंथ कितनी थी, L थी। ये कितना हो जाएगा, ये भी r है और ये भी r है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस पे इतना है ना, इसको मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस पे इतना जो है ये इस टाइप से, इस टाइप से अगर आप देखो तो इस पे इसके ऊपर इतना वाटर है, ये वाला इस टाइप से जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये जो वाटर होगा इसके ऊपर होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, mg होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अगर मैं इस वाटर की बात करूं तो ये जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका वेट mg लग रहा होगा, तो mg लग रहा होगा, लेकिन ये नीचे तो गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये जो लॉग ऑफ वुड है इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर ये लॉग ऑफ वुड इस पानी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये जो वाटर है इस लॉग ऑफ वुड पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है। तो मैं क्या ये फोर्स निकाल सकता हूँ? ये फोर्स जो होगी, ये फोर्स किसके बराबर होगी? ये फोर्स mg के बराबर होगी। मास क्या लेंगे? ये वाला मास लेंगे अपन, ठीक है। और ये वाला मास कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखिए। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल है और ये पीछे तक है पूरा। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से आप सेमी सर्कल माइनस कर सकते हो तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल कितना हो गया, ये 2r हो गया और इसकी हाइट कितनी हो गई, r हो गई। तो आप इसकी वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 2r ये हो गया इंटू ये इसका क्या हो गया, एरिया। और वॉल्यूम निकालनी है तो पीछे L भी है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वॉल्यूम आ गई। और इसमें से ये वाला कर्व्ड वाला माइनस कर दो तो कर्व्ड वाला कितना होगा, ये इतना जो पार्ट है ये है ना सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का कितना होता है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर बाय 2 और पूरा पीछे तक है तो आप इसको L बोल सकते हो। तो इतना मास होगा, है ना। तो वेट कितना होगा, इसको g से मल्टीप्लाई कर लो, क्या यही फोर्स होगी, ठीक है। तो यही फोर्स होगी। इस फोर्स को अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, इसको अपन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना भूल गए क्योंकि ये तो वॉल्यूम हो गया था, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया था तो आपको इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रो से भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, रो, ठीक है। यहाँ कितना बन जाएगा, 2r स्क्वायर L माइनस पाई r स्क्वायर L बाय 2, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है अपना, r स्क्वायर L कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा रो पाई r स्क्वायर L, ये कॉमन बन गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2। ये वो फोर्स है जो ये लॉग ऑफ वुड इस वाटर पे ऊपर लगा रहा है। तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यही फोर्स इस लॉग ऑफ वुड पे नीचे लग रही होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे जो इसके ऊपर जो पानी है वो इस पे इतनी फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, जो वाटर एक्सर्ट करेगा, वाटर एक्सर्ट्स फ्रॉम टॉप, जो ऊपर से एक्सर्ट करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रो पाई r स्क्वायर L 2 माइनस पाई बाय 2, रो पाई r स्क्वायर L, रो r स्क्वायर L। यहाँ पे जो पाई है, ठीक है,
यहाँ पे पाई हमने कॉमन ले लिया है, पाई को हटा दो, ठीक है, पाई तो अंदर ही था, आर स्क्वायर एल कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे जी लिख लो, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रो जी आर स्क्वायर एल 2 माइनस पाई बाय 2, तो रो जी आर स्क्वायर एल 2 माइनस पाई बाय 2 किस में आ रहा है, देखो 2 माइनस पाई बाय 2 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखना है कि लोअर वाला जो है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो फिर से देखते हैं, ये लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, आपको ये पता लग गया कि जो इसके ऊपर जो लिक्विड है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स आपने निकाली, उस फोर्स को हमने बोल दिया एफ, ठीक है। आप बाइंड फोर्स जानते हो, बाइंड फोर्स जो होता है, बाइंड फोर्स बेसिकली कैसे क्रिएट होता है ना, जो नीचे जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ धक्का देता है और ऊपर जो लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ धक्का देता है, तो इसके ऊपर वाला जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, वो कितनी फोर्स लगा रहा है एफ, और इसके नीचे वाला जो लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ धक्का देगा, कितनी फोर्स लगाएगा एफ डैश। आप क्या लिखोगे, एफ डैश माइनस एफ, यही तो बाइंड फोर्स होता है, और बाइंड फोर्स कितना होता है, रो इंटू वी इंटू जी, क्योंकि ये पूरा अंदर है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको एफ डैश निकालना है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एफ प्लस रो वी जी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एफ तो आप निकाल चुके हो, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू ये थी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी रो जी आर स्क्वायर एल इंटू कितना हो गया 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस रो वी जी, है ना, रो को लिखा रो, ये कौन सी वॉल्यूम होती है, ये इनसाइड वाली वॉल्यूम होती है, तो अगर आप देखो तो पूरा का पूरा लॉग अंदर है, ठीक है, पूरा का पूरा ये सबमर्ज्ड है, तो अंदर वॉल्यूम कितनी होगी, सिलेंडर वाली होगी, तो सिलेंडर वाली वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू यहाँ कितना हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये फोर्स निकालो तो कितना आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास रो आर स्क्वायर एल जी ये कॉमन आ जाएगा, रो आर स्क्वायर एल और जी ये कॉमन आ गया, रो आर स्क्वायर एल और जी ये कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ कितना बन गया 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बन गया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू बन जाएगी रो आर स्क्वायर एल जी, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस पाई बाय 2, ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो फोर्स है ना, ये नीचे वाला जो पानी है वो लगा रहा है इसके ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे बाइंड फोर्स का भी कंसेप्ट आपका रिवाइज होगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द सिलेंडर इज रो जी आर स्क्वायर एल पाई बाय 2 प्लस 2, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए और सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं जेईई एडवांस का एक सैम्पल पेपर था जो इस साल का था, वहाँ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है ना, इसको अपन पोर कर रहे हैं from a beaker into an empty cylindrical glass of cross sectional area A resting on a table at a constant volume flow rate B, ठीक है। मतलब यहाँ से आप पानी इसके अंदर पोर कर रहे हो, ये ग्लास का बीकर है, ये अभी तक इसने इतना ही बोला है, द बीकर इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द टेबल, द बीकर इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द टेबल, मतलब ये जो बीकर है इस टाइप से कुछ है ये, ठीक है, इसको बनाया इस टाइप से, लेकिन ये पूरा यहाँ तक है ये बीकर, ठीक है, फ्रॉम द टेबल एंड द वाटर एग्जिट्स द बीकर विद नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी दे रखी है, 0, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 दे रखी है, एंड एच बी द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास एट टाइम टी। तो यहाँ पे जैसे जो लिक्विड होगा यहाँ पे आप इसको पोर करोगे तो लेवल राइज होगा और ये एच बढ़ेगा। Assuming the water does not overflow, then which of the following option is correct, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन में इतना कह रहा है कि जो बीकर है ना, यहाँ से आप इसमें पानी डाल रहे हैं और एक ग्लास का कंटेनर है, इसमें पानी धीरे धीरे करके है ना इसका लेवल बढ़ेगा, और किसी समय पे इसकी हाइट कितनी है, h है, और पानी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, तो ये कुछ ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, ये हमें देखना है। द टोटल फोर्स ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास व्हेन h इज इक्वल टू h बाय 2, अगर मैं सारे ऑप्शंस देखूँ तो टोटल फोर्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास, तो आपसे यही सब पूछा गया है। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ऊपर से जब आप पानी इसमें पोर कर रहे हो तो ये जो पानी है इस ग्लास बीकर में कितनी फोर्स लगा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ हाइट h। तो आइए इसको करके देखते हैं। देखो ठीक है, हमने मान लिया कि जो लिक्विड है वो h हाइट तक भरा हुआ है किसी भी टाइम t पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एट टाइम t, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है, t है। अब जो लिक्विड है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लिक्विड जो है वो पोर हो रहा है, तो लिक्विड यहाँ से क्या हो रहा है, पोर हो रहा है इस टाइप से, ठीक है, ठीक है, तो लिक्विड यहाँ पे इस टाइप से पोर हो रहा होगा, ये ऐसे,
यहाँ के ऐसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी। जब आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वहाँ पे यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो इस पूरे बीकर की हाइट जो थी, कंटेनर की हाइट कितनी थी, h थी, और ये हाइट h है। तो लिक्विड कितना गिरा है, h माइनस h गिरा है। तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √2g इंटू h माइनस h, ये आ जाएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाएगी। आराम से इसको बर्नौलीज थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं। प्रेशर सेम है तो वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। अब आप देखो ये जो लिक्विड यहाँ पे गिरा है, पहले से कुछ लिक्विड था और ये लिक्विड गिरा, आके इसने इससे कोलिजन कर लिया। कोलिजन किस टाइप का किया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर लिया, चिपक गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, आप ऐसे बोलोगे कि फोर्स कितनी होगी, आप बोलोगे ये कौन सी फोर्स हो गई, ये इम्पैक्ट वाली फोर्स है ना, इम्पैक्ट वाली। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं डीएम मास गिरा कोई लिक्विड का, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना, इसकी वेलोसिटी को मैं वी नॉट मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट, तो बाद में 0 हो जाएगी, तो चेंज इन वेलोसिटी इतनी हो गई, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और टाइम कितना लगा होगा इस कोलिजन के प्रोसेस में, dt लगा होगा, है ना, और dt टाइम में इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो इम्पैक्ट फोर्स कितनी आएगी, इम्पैक्ट फोर्स आ जाएगी, अगर आप देखो dm/dt, ये मास के फ्लो का रेट होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी को बाहर निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इंटू यहाँ कितना आ गया वी नॉट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है होता है वो कितना होता है, v होता है, तो यहाँ कितना बन गया रो इंटू वी इंटू कितना बन गया वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू लिख देते हैं, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो कितना आ जाएगा रो इंटू वी इंटू यहाँ कितना बन जाएगा √2g इंटू h माइनस h नॉट, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ रही है कौन सी फोर्स है, इम्पैक्ट फोर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। ये कह रहा है द टोटल फोर्स ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास, ठीक है, टोटल फोर्स पूछ रहा है। अब थोड़ा सा और सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा और सोचिए, ये फोर्स तो ये जो लिक्विड है इस पे लगा देगा, है ना, ये फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगाएगा ऐसे, ठीक है, ये फोर्स ऐसे लगा देगा, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि जो लिक्विड है ये अभी तक भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, जो है ना कंटेनर होगा, यहाँ पे फोर्स कितनी होगी, अगर यहाँ प्रेशर P0 होगा तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस ρgh करके होगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ कितनी लगेगी बॉटम पे, P0 प्लस ρgh इंटू ए। तो अगर आप देखो तो बीकर पे कितनी फोर्स लग रही है, आप ये बोलो, आप इसको पूरा को एक सिस्टम मान सकते हो, है ना, इस पूरे सिस्टम पे आप बोल सकते हो कितनी फोर्स लगी, इस पे फोर्स लगी, टोटल फोर्स कितनी लगी, एक तो प्रेशर की वजह से लगी, प्रेशर की वजह से कितनी लगी, P0 प्लस ρgh, ठीक है, इंटू एरिया, प्लस इम्पैक्ट की वजह से भी लगी, इम्पैक्ट की वजह से कितनी लगी, रो वी इंटू √2g इंटू h माइनस h नॉट, ये वाली फोर्स लग गई, ठीक है। तो अगर आप देखो ये जो कंटेनर है, कंटेनर पे इतनी फोर्स लग रही है ड्यू टू प्रेशर एट द बॉटम, और इम्पैक्ट की वजह से इतनी लग रही है, तो ये टोटल फोर्स आ रही है। अब इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये हमें फोर्स कहाँ पे निकालनी है, h/2 पे, h पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये फोर्स h इक्वल टू h/2 पे कितनी होगी, अगर आप देखोगे तो ऐसा बन जाएगा P0 प्लस ρg, यहाँ कितना बन जाएगा h/2, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा एरिया प्लस रो वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस, ये एक्चुअली h ही होगा, तो इसको सिंबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे h ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सिंबल को आप चेंज कर दो, यहाँ पे h होगा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है, h/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2g, यहाँ कितना आ जाएगा h/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा √gh आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा P0 प्लस ρg इंटू h/2 इंटू एरिया ए प्लस रो वी इंटू कितना हो जाएगा √gh, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, h/2 पे। तो अपना क्या आंसर दे रखा है, रो वी √gh प्लस रो ए gh/2 प्लस P0 ए, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यही अपना आ रहा है, P0 प्लस ρg h/2 ए प्लस रो वी, है ना, √gh, यही आंसर आ रहा है। अगर आप h/4 पे निकालोगे, ठीक है, फोर्स अगर आप h/4 पे निकालो तो फोर्स h इक्वल टू h/4 पे कितनी होगी, फोर्स इक्वल टू h/4 पे इतनी होगी, अगर आप निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा P0 प्लस ρg h/4, ठीक है। यहाँ पे एरिया A बन जाएगा, प्लस यहाँ आप h/4 डालोगे तो यहाँ कितना आएगा 3h/4 आएगा, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा,
√3GH/2, ठीक है। इसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। द इम्पैक्ट फोर्स के बारे में बोल रहा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन में देखो इम्पैक्ट फोर्स कितना होगा, इम्पैक्ट फोर्स ये निकाल चुके हैं अपन, ठीक है। तो इम्पैक्ट फोर्स अगर मैं देखूं तो इम्पैक्ट फोर्स ये थी ρV इंटू √2H कब बोल रहे हैं इम्पैक्ट फोर्स निकालनी है H/4 पे, तो H/4 पे निकालोगे आप, है ना, एट H = H/4 पे निकालेंगे तो आ जाएगा ρV, ये H/4 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 3H/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3GH/2, ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये कुछ कह रहा है कि ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन सी वाला ऑप्शन देखते हैं, द टोटल फोर्स ऑन द वाटर ऑन द ग्लास इंक्रीजेज विद H, ठीक है। ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखिए एक बार। ये कह रहा है कि जैसे आप इसमें लिक्विड पोर करते रहेंगे, ठीक है, तो लेवल तो बढ़ेगा। ये कह रहा है जो ग्लास बीकर होगा, ग्लास बीकर पे फोर्स बढ़ती रहेगी। तो आइए सी वाला पार्ट एक बार देखते हैं। तो सी वाले पार्ट में आप देखोगे तो मेरा फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, P0 प्लस ρgH इंटू एरिया ए हो गया प्लस ρV इंटू √2G इंटू कितना हो गया H-H, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे अगर हाइट बढ़ेगी तो ये वाला जो टर्म है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाइट बढ़ेगी तो ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये ओवरऑल जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो dF/dH, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, P0 का 0 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा ρgH, H का 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ कितना आ जाएगा ρ इंटू V इंटू √2G, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा H-H, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है प्लस यहाँ पे कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मैक्सिमा कहाँ पे आता है, आप बोल सकते हो जब यहाँ पे ये dF/dH की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो जाए, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा कि नहीं, है ना। और मैक्सिमा अगर आ गया तो मैक्सिमा आने का मतलब है ग्राफ पहले बढ़ा होगा, फिर बढ़ के फिर क्या होगा, घटेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है इंक्रीज हो रही है लगातार, क्योंकि मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा के बाद ये ग्राफ कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही H बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर वाटर कमिंग आउट पर सेकंड इज इक्वल टू वाटर कमिंग इन इज। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, ये एक ट्यूब आपको दे रखा है, इसमें बोला है कि जो वाटर है ये अंदर जा रहा है और फिर ये बाहर आ रहा है, दिख रहा है, वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है और ये फिर बाहर आ रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ट्यूब इफ द इनलेट वेलोसिटी इज V0, मतलब यहाँ से V0 स्पीड से आ रहा है ना। आपसे बोला जा रहा है ये जो वाटर है ट्यूब पे कितनी फोर्स लगाएगा। तो आइए देखते हैं। आप क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी एंटर हो रहा है, कितनी स्पीड से एंटर हो रहा है, V0 से। एरिया कितना था, लेफ्ट हैंड साइड A0 था, ठीक है। राइट हैंड साइड एरिया कितना था, राइट हैंड साइड था एरिया A1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V1, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी A0 V0 अपॉन A1। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब आप एक चीज़ सोचो लॉजिकली, भाई जब यहाँ पे वाटर एंटर किया था तो इसकी स्पीड कितनी थी V0 और वहाँ पे कितनी हो जाएगी V1, तो कौन सा एरिया बड़ा था, एरिया A0 बड़ा था, A1 जो था वो छोटा था, ठीक है। तो आप देखोगे जब यहाँ से पानी निकलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ी है मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगी होगी, ठीक है। तो आप देखोगे V1 जो होगा, V1 ग्रेटर देन V0 है, तो आपको फोर्स निकालनी है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे एक छोटा सा एलिमेंट जो था, ठीक है, पानी का ये एंटर किया, ठीक है, जो मास एंटर किया dm dt टाइम में, वही मास क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे जो dm मास था, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था,
इनिशियल मोमेंटम इसका अगर आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम में आप क्या लिखोगे, कितनी स्पीड से आ रहा था, वी नॉट से, ठीक है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, जब ये निकला तो कितनी स्पीड थी इसकी v1, और जब ये एंटर किया था तो कितनी स्पीड थी इसकी v नॉट, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। और टाइम कितना हो गया dt, ठीक है। तो फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, dm को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ कितना आ जाएगा v1 माइनस वी नॉट, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये बन जाएगा रो, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया, एरिया कितना था ए नॉट, और वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, यहां बन जाएगा v1 माइनस वी नॉट। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शन में वी नॉट ही सारे ऑप्शंस वी नॉट में है, तो v1 को आप वी नॉट के टर्म्स में रख दो, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए नॉट वी नॉट, यहाँ v1 की वैल्यू आप लिख सकते हो ए नॉट वी नॉट अपॉन a1 माइनस वी नॉट, ये आ जाएगा कि नहीं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रो ए, ठीक है, यहाँ बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा ए नॉट बाई a1 माइनस 1, ये बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से आपकी फोर्स आ जाएगी, तो बन जाएगा रो ए वी नॉट का स्क्वायर a1 बाई ए नॉट माइनस ए नॉट बाई a1 माइनस 1, ये बन जाएगा। मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, रो ए वी नॉट स्क्वायर ए नॉट बाई a1 माइनस 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन फ्लूइड का है, तो देखते हैं, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द टाइम इंटरवल इन सेकंड्स विद विच द वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल इज फाउंड आउट टू बी अल्फा क्यूब। मतलब क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पे एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में ऐसे यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक होल पंक्चर कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आप बोलोगे जो लिक्विड होगा ये बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एक दीवार है, ठीक है। अब ये कह रहा है द टाइम इंटरवल इन सेकंड्स आफ्टर विच द वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल, है ना। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जब पानी निकलेगा तो यहाँ पे जाके कहीं स्ट्राइक करेगा, ठीक है। फिर जैसे ही इसकी हाइट कम होगी तो यहाँ कहीं जाके, फिर यहाँ कहीं जाके, फिर यहाँ कहीं जाके, ऐसे करते 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 करते, है ना, आप बोलोगे, आपको ये बताना है द वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल इज फाउंड आउट टू बी अल्फा क्यूब। आप ये बोल सकते हो ये दीवार को हर समय क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये दीवार पे आके स्ट्राइक होने लगेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये टाइम बताना है ये, ठीक है, जब ये दीवार को क्रॉस करना बंद कर देगा, मतलब जब ये इसकी जो रेंज है ये 1 मीटर के अंदर आने लगेगी, तो आपको बताना है वो टाइम कितना होगा, ठीक है। यहां से पानी एग्जिट कर रहा है और ये जाके स्प्लैश करेगा नीचे, आपको ये बताना है कि इसकी जो रेंज है वो 1 मीटर से कब कम आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी क्लियर है, इसको कैसे करते हैं, चलो करते हैं इसको। ठीक है, यहां से आप बोल सकते हो, मान लो लिक्विड की हाइट कितनी हो गई, h हो गई, पहले कितनी हाइट दे रखी थी 0.81, ठीक है। अभी लिक्विड की हाइट कितनी हो गई h, तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, √2gh हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 1 मीटर आपको दे रखा था, तो ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। क्या आप टाइम निकाल सकते हो, ये जो लिक्विड है ना, इसको यहाँ पे स्ट्राइक करने में टाइम कितना लगेगा। टाइम की वैल्यू अगर मैं देखूं तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी √2h/g, कितना नीचे गिरना है y में, 1 मीटर गिरना है, तो √2h/g। वेलोसिटी पता लग गई, टाइम पता लग गया, रेंज निकाल सकते हो। रेंज कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √2gh, और टाइम कितना था √2 1/g, ठीक है। तो g और g क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 2√h हो जाएगी। रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 2√h आ गई, ठीक है। अब आप देखोगे ये कह रहा है कि ये दीवार को क्रॉस करना कब बंद कर देगा, तो धीरे धीरे करके जैसे वेलोसिटी कम होगी ये ऐसे आगे पीछे स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, करते 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 जब इसकी रेंज 1 से कम हो जाएगी तो दीवार को क्रॉस करना बंद कर देगा। तो रेंज को रख दो 1 मीटर, तो रेंज को 1 मीटर रख दिया, तो 1 किसके बराबर हो गया, 2√h के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 मीटर, h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 मीटर। मतलब यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए इस होल के ऊपर वो कितनी होनी चाहिए, 1/4 मीटर। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या बचा, अब क्वेश्चन ये बचा कि आपके पास जो कंटेनर था, यहाँ पे होल था, यहाँ पे जो कंटेनर था
इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था, ये इसकी इनिशियल हाइट कितनी थी, 0.81 मीटर थी। ठीक है, यहाँ से लेवल को फॉल होना है, यहाँ से लेवल को फॉल होते होते कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी बचनी चाहिए, जो हमने निकाली है 0.25 मीटर। ये मतलब इसको लेवल को यहाँ से यहाँ तक फॉल होना है। ठीक है, लेवल को यहाँ से यहाँ तक फॉल होना है, तो टाइम का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, कितना होता था, √2/g इंटू a/a √h माइनस √h। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जब हम टॉरी-सेरीज़ लॉ पढ़ते हैं कि होल को हमने पंक्चर कर दिया है, इतना टाइम लगता है ना, पानी की हाइट को डिक्रीज होने में, कहाँ से कहाँ तक, h से लेकर स्मॉल h तक। ठीक है, इसमें कैपिटल ए क्या था, कैपिटल ए था एरिया किसका, इस पूरे कंटेनर का, और स्मॉल ए क्या होता था, एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, तो स्मॉल ए दे रखा है और इसने कैपिटल ए दे रखा है। तो आइए वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यूज रखेंगे तो कितना आएगा, टाइम फ्रॉम h टू h कितना हो जाएगा, √2/g, g को 10 ले लिया, एरिया कितना दे रखा था इसने, √5, तो यह बन जाएगा √5, यह बन जाएगा 32 इंटू 10 की पावर, ऐसा यूनिट्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट h जो है, मतलब इसकी पहले शुरुआत में हाइट थी 0.81, तो अंडर रूट आएगा 0.81 का माइनस √0.25, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो 2 और 5 ये कितना हो गया, 10 और नीचे भी 10 है, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो आपके जो टाइम आएगा, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम की वैल्यू हो जाएगी, ये बन जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -4। अगर आप देखोगे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो 32 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 0.9 और यहाँ कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है 0.4 और नीचे कितना आ रहा है 32, यहाँ बन जाएगा 10 की पावर 4। तो यहाँ अगर आप देखो तो 1/8 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा। 125 किसका क्यूब होता है, 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो मेरा जो अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। देखो इसने क्या बोला था कि जो टाइम आ रहा था वो क्या होगा, किसी क्वांटिटी अल्फा का क्यूब होगी, तो अल्फा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका हो गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन मेरा फ्लूइड का है, लेकिन इसमें सरफेस टेंशन भी आ गया है। तो आप देखो यहाँ पे एक डिस्क है, डिस्क मतलब गोल गोल, इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इस टाइप से इसने एक डायग्राम दे रखा है। इसने बोला है कि जो डिस्क है उसका कुछ पार्ट अंदर है वाटर के, है ना, ये कुछ एंगल्स इसने थीटा दे रखे हैं। बोला जा रहा है अगर डिस्क W वेट डिस्प्लेस कर रही है वाटर का, तो और सरफेस टेंशन T है, देन द वेट ऑफ द मेटल डिस्क इज, तो इसको कैसे करेंगे, इसका FBD बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका FBD यही बना लेते हैं। बताओ नीचे क्या लगेगा, नीचे से mg लगेगा। mg को क्या बोल रहे हैं, mg जो है, mg को एक काम करो वेट बोल देते हैं। वेट कितना हो गया, W0। W सिंबल नहीं ले सकते क्योंकि W इसने ऑलरेडी बोल रखा है। इफ द डिस्क डिस्प्लेसेस W वेट ऑफ द वाटर, जितना वाटर को ये डिस्प्लेस करती है, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही बाइंड फोर्स लगता है। तो बाइंड फोर्स तो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। बाइंड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बाइंड फोर्स की वैल्यू होगी W के बराबर। तो बाइंड फोर्स ऊपर लग गया और वेट नीचे लगा। अगर आप देखोगे तो ये लिक्विड की सरफेस को ऐसे बेंड कर देगी, ऐसे, यार है समझ में, ऐसे बेंड कर देगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी जो है इसको खींचेगी ऐसे। ठीक है, कहाँ फोर्स लगाएगी, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाएगी ये, अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ऐसे। ठीक है, ये, और यहाँ फोर्स लगेगी अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में। और कहाँ कहाँ से लगेगी, जहाँ जहाँ से लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि ये एक डिस्क है तो लिक्विड कॉन्टैक्ट में कहाँ कहाँ से होगा, पूरा सर्कुलर पेरिफेरी होगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगेगी, अगर आप देखोगे T इंटू, है ना, आप इसकी लेंथ कितनी लोगे, कहाँ से फोर्स लग रही है ना, 2πr, तो कितना हो जाएगा T इंटू 2πr। ये आ रहा है समझ में। ठीक है, T इंटू 2πr। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा T इंटू 2πr। तो फोर्स जो होगी अगर आप देखो सबका रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, T इंटू 2πr। ठीक है, ये सबका रिजल्टेंट। लेकिन आपका ऊपर के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, आप बोलोगे T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, प्लस बाइंड फोर्स कितनी लगी, W के बराबर लगी, और वेट कितना था, W0 था। ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर मेरे ख्याल से आ ही गया है। देन द वेट ऑफ द मेटल डिस्क इज, मेटल वेट का डिस्क कितना हो जाएगा, जो मेटल डिस्क है उसका वेट कितना हो जाएगा, W0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W प्लस
टू पाई आर टी इंटू कितना बन जाएगा कॉस थीटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। W प्लस टू पाई आर टी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा होगा, देखो एक बार ढंग से, है ना। क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस साल का विलन है ये, नीट में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तो हमने सोचा कि इसको वही यहाँ करवा लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इसको पढ़ के देखते हैं एक बार। इसने बोल रखा है कि एक सरफेस है, इस टाइप से कर्व होती जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो एक कंटेनर है, उसमें ऐसे लिक्विड रखा हुआ है, उसकी सरफेस ऐसे कर्व होती जा रही है और एंगल बहुत ही छोटा दे रखा है, इसने इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, अब इसने बताना है द हाइट ऑफ द सरफेस। तो आपको ये बताना है जो सरफेस की जो हाइट होगी, इसके मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ओरिजिन अगर आप मान लो तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देखो एक लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, ठीक है, और उसकी जो सरफेस है ये ऐसी है और पूरी पीछे तक होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप ओरिजिन ले लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये दूरी कितनी हो गई, x हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, x हो गई। यहाँ पे आप एक एलिमेंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट इस टाइप से ले लो आप, यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी हो गई, dx। ठीक है, ये एलिमेंट की थिकनेस dx हो गई, ये ओरिजिन था, है ना। ये कितना हो गया, ये y हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप ये एलिमेंट को देखोगे तो एलिमेंट पूरा ऐसा कुछ होगा, अगर आप देखोगे 3D में तो ऐसा एलिमेंट होगा, ये ऐसे पूरा पीछे तक आ रहा है समझ में, पूरा पीछे तक एलिमेंट होगा ये, क्योंकि ये पूरा पीछे की जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है आपको, L दे रखी है। ठीक है, तो ये आपने एलिमेंट लिया, अगर आप देखोगे तो इस पर फोर्स कैसी लग रही होगी, अगर आप देखोगे तो इसकी दोनों साइड लिक्विड की सरफेस है, तो टेंशन फोर्स ऐसा लगेगी, इसको अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसे लगेगी, ये ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे लगेगी, और धीरे धीरे करके मेरी सरफेस क्या होती जा रही है, कर्व होती जा रही है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा प्लस कितना होगा, डी थीटा होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके एंगल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी होगी, टी, और पूरा पीछे तक लग रहा है। ठीक है, टी इंटू कितना हो जाएगा, एल, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, टी इंटू एल, है ना। और इसका वेट लिखूंगा तो वेट कितना होगा इसका वेट हो जाएगा डीएमजी। तो आप देखोगे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डीएमजी लग रहा है, इसका वेट हो गया। सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी है, टी इंटू एल, इसका नीचे वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, नीचे वाला कॉम्पोनेंट अगर आप देखोगे ये जो फोर्स है ऐसे लग रही है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो इसका नीचे वाला कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो, साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, टी एल इंटू कितना बन जाएगा, साइन थीटा। इसका ऊपर वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, टी एल इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो आप क्या करोगे, डीएमजी किसके बराबर होगा, डीएमजी प्लस टीएल, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, ये बन जाएगा टीएल, यहाँ कितना बन जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, तो डीएमजी की वैल्यू कितनी आ गई, डीएमजी की वैल्यू आ गई टीएल इंटू डी थीटा, ऐसा कुछ बन गया। लेकिन अभी भी अब अपने आंसर से बहुत दूर है, यहाँ तक आ गया है, तो इसको लिख लेते हैं, डीएमजी इज इक्वल टू टीएल इंटू डी थीटा। अब मास कैसे निकालोगे, ये जो हमारा जो एलिमेंट था अगर आप देखोगे ये लेंथ कितनी थी, dx, और ये कितना था, y। तो अगर आप देखोगे सामने जो रेक्टेंगल बन रहा है सामने, आप इसका एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू वाई, और ये पूरा पीछे तक है तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये बन जाएगा टी एल इंटू डी थीटा। ठीक है, तो डेंसिटी वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, dx इंटू कितना हो गया, y इंटू एल इंटू जी, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू टी एल इंटू कितना बन जाएगा, डी थीटा। एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बन जाएगा रो वाई इंटू डी एक्स इंटू जी इज इक्वल टू टी इंटू डी थीटा, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शंस दे रखे हैं, सब में डबल डिफरेंशिएशन या कुछ दे रखा है। ठीक है, और थीटा कहीं आ नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ तक आप आके, है ना, काफ़ी लोग आके फंस जाते हैं।
यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे देखना है। आप ये बोलोगे कि जो tan थीटा होगा, tan थीटा बेसिकली क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है। तो tan थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करो तो tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर x होगा, है ना। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ कितना आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में डबल डिफ्रेंशिएशन बोला गया है, ठीक है। एंगल क्योंकि बहुत छोटा है तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सोचो cos 0 होता था 1, तो cos का उल्टा 1 का भी उल्टा 1/1 कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी यूज आएगा, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स वाला टर्म बनेगा, इसको यहाँ लिखते हैं, कितना आएगा, रो वाई इंटू डी एक्स इंटू जी इज इक्वल टू टी डी थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रो वाई जी इज इक्वल टू टी डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे लिखोगे, रो जी वाई इज इक्वल टू टी इंटू यहाँ कितना बन जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स कितना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई अपॉन नीचे कितना आ रहा है, टी, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सरफेस टेंशन जो है वो इसने s बोल रखी है, हमने t लेके सॉल्व कर लिया है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा रो जी वाई बाई एस सी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हमने ऐसे किया है, हमने कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर या उसका कोई फॉर्मूला नहीं लगाया फैंसी जो आप लोग को नहीं पता हो, तो हमने नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम लेके सॉल्व किया है इसको। एक एलिमेंट लिया और हमने देखा इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों तरफ, है ना, उसको बैलेंस कर दिया। इसके इधर जो लिक्विड है वो इसको ऊपर पुल करेगा, इसके इधर लिक्विड है वो नीचे पुल करेगा। तो आपने यहाँ पे आराम से एफबीडी बना के इसको सॉल्व कर लिया। और एक और छोटा सा कंसेप्ट लिखा कि tan थीटा को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करके आपने इसको डबल डिफ्रेंशिएशन कर लिया क्योंकि ऑप्शंस में था। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हीट के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है हीट का, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। अ लॉन्ग थिन मेटल बार ऑफ लेंथ L इज क्लैम्प्ड रिजिडली, ठीक है। ये एक बार थी, है ना, ये क्लैम्प थी मतलब यहाँ पे, है ना, फिक्स करके रखा हुआ है इसको रिजिडली एट इट एंड्स एट टेम्परेचर T0। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिंग बार विल bow out as shown below. If the bowing is not too large, a fair first approximation to the shape of the bar is two equal straight segments in the form of wide V. What is the arc delta of the bow as a function of T? ठीक है, the distance between the corner and the straight line represents the form, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो वायर थी वो ऐसी थी, ये वायर ऐसी थी, ये दोनों जगह से क्लैम्प कर रखी थी, है ना, यहाँ से आपने फिक्स कर रखा है इसको, यहाँ से फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो ऐसे तो नहीं बढ़ सकती है क्योंकि आपने इसको फिक्स कर रखा है। अब ये कह रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये कह रहा है कि डायग्राम इसने थोड़ा सा इस टाइप का बनाया है, लेकिन यहाँ पे खुद कह रहा है कि जब ये एक्सपेंड होता है तो V बन जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये ऐसा कुछ था, इसकी लेंथ इसने L दे रखी थी, तो ये पूरी लेंथ इसने L दे रखी थी, तो जब ये एक्सपेंड हुआ तो ऐसा कुछ बन गया, ये ऐसा कुछ एक V बन गया। इसने बोला कि ऐसा कुछ V बन गया, वाइड V बन गया, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोल रहा है ये डेल्टा, ठीक है, इसको ये क्या बोल रहा है, डेल्टा। ये कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, ये डेल्टा हो गया। अब जब ये एक्सपेंड होगा तो आप बोलोगे ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, L/2 तो ये थी, ये डेल्टा है, तो ये L/2 प्लस डेल्टा L हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 प्लस डेल्टा L, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोल रहा है, ये आपको डेल्टा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, आप क्या लिखोगे, L/2 प्लस डेल्टा L का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का जो स्क्वायर होगा, डेल्टा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाए, L/2 प्लस डेल्टा L इसका होल स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा L, ठीक है। और अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, L प्लस डेल्टा L,
ऐसा कुछ बन जाएगा। तो डेल्टा का स्क्वायर कितना बन जाएगा, L इंटू डेल्टा L। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा और डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो डेल्टा स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा L का फॉर्मूला होता है L नॉट अल्फा डेल्टा टी। L नॉट क्या होती थी, ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आप देख रहे हो एक्सपेंशन आप आधे वाले पार्ट में ले रहे हो, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L/2। तो डेल्टा L को लिखोगे आप L/2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर कितना आ रहा था, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी L इंटू डेल्टा L। तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी L, डेल्टा L की वैल्यू कितनी बन जाएगी, L/2 अल्फा इंटू कितना बन गया बताओ, डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में L²/2 इंटू अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप देख रहे हो नीचे 2 आ रहा है, तो अगर आप ये वाले ऑप्शन को देखो तो यहाँ 1/2 है और अंदर 2 है, तो जब अंदर जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे 2 आ रहा है रूट के अंदर। तो ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और आप क्या करोगे, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर आ जाएगा L²/2 अल्फा, ये कितना बन जाएगा, टी माइनस टी नॉट करके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। L को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टेम्परेचर वर्सेस हीट ट्रांसफर प्लॉट ऑफ 2 सब्सटेंसेस A एंड B। देखो ये सब्सटेंस कौन सा है, ये A है, इसका ग्राफ दे रखा है, और B का आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इफ सम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस A इन लिक्विड फेज एट टेम्परेचर 30 डिग्री। ठीक है, तो सब्सटेंस A था, है ना, सब्सटेंस A था, कितने डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था। इसका मास हमें नहीं पता, तो मास को Ma लिख लेते हैं। ठीक है, इज मिक्स्ड विथ सब्सटेंस B। सब्सटेंस B का मास नहीं पता, इसको कितने पे, है ना, इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, दोनों शायद लिक्विड फेज में है। इफ सम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मिक्स विद, दोनों के दोनों लिक्विड फेज में, तो ये कौन से फेज में, लिक्विड में, और ये भी लिक्विड फेज में है, दोनों के दोनों लिक्विड फेज में है। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, मिक्स कर दिया इसको, देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी गिवन दैट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सब्सटेंस A एंड B इज मोर देन 30 डिग्री C। ठीक है, तो A और B के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 30 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो जब आप इसको मिक्स करोगे तो ये बात तो पक्की है, इसका टेम्परेचर कम हो सकता है और इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है ना। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा, हो सकता है ना, क्योंकि ये इवेपोरेट, ये बॉयल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि टेम्परेचर 30 से ज़्यादा, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो 30 से ज़्यादा है, तो ये बॉयल तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये लिक्विड गैस में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो टेम्परेचर होगा वो मिक्सचर का 20 से तो बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बॉइलिंग हो जाती है तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आता है, क्योंकि अगर फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे बॉइलिंग तो नहीं हो सकती, तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा 20 के ऊपर होगा और 30 के नीचे होगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, हीट लॉस बराबर हीट गेन। कौन हीट गेन करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है, तो इसका मास कितना हो गया, mb, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई, sb मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर अभी 20 था, बाद में इसका टेम्परेचर T हो जाएगा, तो T-20 हो गया। इसका अगर मैं देखूं तो इसका मास कितना था, ma था, स्पेसिफिक हीट कितनी थी, sa थी, इसका टेम्परेचर पहले कितना था, 30 था, तो कितना हो जाएगा, 30 - T, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सब तो सही है, लेकिन मास वास स्पेसिफिक हीट तो दे नहीं रखा, वो कहां से आएगा, है ना, देखते हैं कहां से आएगा। तो यहां पे इसने बोल रखा है कि यहां पे इसने ग्राफ बना रखा है। ग्राफ को अगर आप ढंग से देखो तो यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे हीट है। तो आप अगर आप देखो ग्राफ में, ठीक है, यहां पे मैं करके देखता हूं, तो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू का, याद करो, ms डेल्टा टी करके होता है। ठीक है, यहां पे एक चीज का ध्यान देना, इसने टेम्परेचर को थीटा बोल रखा है, मैं टी ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा या फिर टी एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना। तो अगर आप देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, ये कितना हो जाएगा, 1/ms हो जाएगा। डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, बेसिकली ये हुआ क्या, ये तो स्लोप हो गया ना, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये y है टेम्परेचर,
और हीट क्या है, तो x है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया, तो स्लोप हो गया। और स्लोप आपको पता है ना, स्लोप आपको पता है। स्लोप कैसे पता है, आप देख सकते हो कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप ए वाले ग्राफ की बात करो, ठीक है, तो दोनों के लिक्विड फेज की बात हो रही है, तो लिक्विड फेज ये होता है, ध्यान रखना, ये सॉलिड, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड, ये पूरा लिक्विड, फिर लिक्विड से यहाँ क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो ये लिक्विड है किसका, ए का। बी का अगर आप देखो तो सॉलिड, सॉलिड से यहाँ लिक्विड बना है ना, और यहाँ लिक्विड, तो ये लिक्विड है। आपको इन दोनों का लेना है ना, मतलब इसका एंगल 60 डिग्री होगा, इसका कितना होगा 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, देखो आप लिखो एक स्लोप कितना आ रहा है tan 60। अगर आप ए के लिए बात करो तो है ना, ए के लिए अगर आप देखो तो tan 60 है ना, स्लोप, स्लोप इसका क्या देगा 1/ms, स्लोप हो जाएगा 1/ma इंटू कितना हो जाएगा SA। और बी के लिए अगर आप देखो तो बी का ये वाला आप देखो, क्योंकि ये लिक्विड फेज वाला ग्राफ है, आप देखोगे यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/mb इंटू कितना हो जाएगा SB। ठीक है, तो MASA कितना हो जाएगा, MASA की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, MBSB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MBSB की वैल्यू बन जाएगी √3। क्लियर है, तो यहां से जिस चीज की हमें तलाश थी वो आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन थी मेरी, ये वाली इक्वेशन है, इसको अपन दोबारा लिखते हैं। ये वाली जो इक्वेशन थी कितनी थी, MASA यहां कितना आ रहा था 30 - t इज इक्वल टू MBSB इंटू t - 20 ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, MASA कितना है 1/√3 है, तो यहाँ आप लिखोगे 1/√3 इंटू 30 - t। MBSB कितना था, ये था √3 इंटू t - 20। √3 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 30 - t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 3t - 60। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5, t की वैल्यू बन जाएगी 22.5 डिग्री C। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री C। तो ऐसे करेंगे, मल्टीपल कंसेप्ट्स आ रहे थे यहाँ पे, तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन हो गया कैलोरीमेट्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है ना वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ग्लास ट्यूब है, इस टाइप से यहाँ पे ग्लास ट्यूब बन रखा है, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है अल्फा, इसको कंप्लीटली फिल किया गया है किसी लिक्विड से, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा है। ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम डज नॉट चेंज, देन द करेक्ट रिलेशन, गामा और अल्फा के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है। कह रहा है इसको हीट कर रहे हो तो इसकी लिक्विड की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है। चलिए करके देखते हैं। आप ये कंटेनर है, इसको है ना ग्राउंड पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। ठीक है, तो लिक्विड इसमें भरा हुआ था। ठीक है, तो ये तो पहला डायग्राम था इसमें। अब ये कह रहा है कि इसको हीट किया और कह रहा है कि भाई जो लिक्विड की लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं, डायग्राम जैसे ही बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम बना के देखते हैं। अब क्योंकि आप हीट कर रहे हो तो सारे डायमेंशंस एक्सपैंड होंगे। ठीक है, तो ये कंटेनर जो है ऐसा कुछ हो जाएगा, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ये देखो, अगर आप देखो तो जो लिक्विड था, लिक्विड की हाइट इसमें कितनी थी या लेंथ कितनी थी, इसमें h0 थी। ये कह रहा है कि भाई जो लिक्विड है उसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। तो आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है सेम रहेगी, मतलब लिक्विड जो है वो इसमें इतना ही रहा, मतलब लिक्विड की जो लेंथ है वो इसमें कितनी ही रही h0 रही। ये रहा लिक्विड आपका। तो अगर आप इसको ढंग से एनालाइज करो तो आप यहाँ पे ये देखोगे लिक्विड का लेवल वही रहा जो ये कह रहा है। ठीक है, पहले ये जो लिक्विड है ये पूरा भरा हुआ था। ठीक है, अब अगर आप देखो कंटेनर जो है, कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ। क्योंकि अगर दोनों बराबर एक्सपैंड होते, दोनों की वॉल्यूम बराबर बढ़ती, तो आप बोलते कि ये अभी भी पूरा ही भरा रहता। लेकिन यहाँ पे लिक्विड की जो वॉल्यूम है, लिक्विड कम एक्सपैंड किया है, कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, इसलिए लेवल यहाँ पे फॉल हो गया है। और ये कह रहा है कि जितनी हाइट इसकी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। तो ये हाइट अपने को निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, है ना, हाइट जो होगी, हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम शुरुआत में कितनी मान लो V0, इसका एरिया कितना मान लो A0, ऐसे ही तो निकालेंगे। एरिया जो होगा, एरिया इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होगी। ठीक है, अब बाद में भी इसकी हाइट कितनी है,
एच नॉट, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे वॉल्यूम किसकी आएगी, लिक्विड की वॉल्यूम आएगी। तो लिक्विड की वॉल्यूम कितनी होती है, वी नॉट पहले थी, अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कितनी होगी, 1 प्लस गामा, गामा दे रखा था मुझे, गामा मुझे दे रखा था लिक्विड का, तो गामा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, अपॉन यहां पे नीचे एरिया आएगा। एरिया किसका लिखेंगे, जो लिक्विड होता है वो कंटेनर के शेप और साइज को ले लेता है, तो जो कंटेनर का जो एरिया है वही लिक्विड का एरिया होगा। तो यहाँ एरिया कंटेनर का आएगा, तो एरिया कंटेनर का आएगा, तो ए नॉट पहले था 1 प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। ये दोनों हाइट को आप सेम कर दो क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो कितना आ जाएगा, वी नॉट बाय ए नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी। यहां बन जाएगा ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। बताओ, वी नॉट कैंसिल, ए नॉट कैंसिल, यहाँ कितना बन जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी। 1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास बन गया बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी कैंसिल। तो गामा लिक्विड को आप गामा लिख सकते हो क्योंकि बोल रहा है, और बीटा जो होता है वो आपने पढ़ा है ना, 2 अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये बन जाएगा 2 अल्फा, तो मेरा आंसर आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये भी हीट का क्वेश्चन है। द एंड्स क्यू एंड आर ऑफ 2 थिन वायर्स पी क्यू एंड आर एस आर सोल्डर्ड जॉइंट टुगेदर। द एंड्स क्यू एंड आर ऑफ 2 थिन वायर्स पी क्यू एंड आर एस आर joined together. Initially each of the wires has a length of 1 meter at 10 degree C. Now the end P is maintained at 10 degree C while the end S is maintained at 400 degree C. ठीक है। The system is thermally insulated from the surroundings. ये कुछ इस टाइप से कह रहा है कि हमारे इसके पास कुछ वायर्स थी ऐसी। ये वायर बेसिकली कौन सी है, PQ एंड RS। तो PQ हो गया और RS कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। लेंथ इसकी कुछ दे रखी थी। इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। ये हो गया R और S, मतलब इनको ऐसे ज्वाइन कर रखा है आपने। ये PQ हो गया, ये RS हो गया, इनको आपने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, नाउ द एंड P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री C, मतलब ये वाला जो एंड है इसको 10 डिग्री C पे मेंटेन किया गया है। एंड द एंड S इज हीटेड एंड मेंटेन्ड एट 400 डिग्री C, मतलब ये वाला जो एंड है इसको 400 डिग्री C पे मेंटेन किया गया है, ठीक है। अब इसने बोला है द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ द RS, ठीक है। जो PQ की थर्मल कंडक्टिविटी है वो RS की ट्वाइस है, तो अगर इसकी K होगी तो इसकी कितनी होगी, 2K होगी। लेंथ इनकी बराबर है, एरिया इनका बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंडक्शन लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें भी जाएगा, ठीक है। इसने बोला ट्वाइस ऑफ RS एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर PQ इज 1.2 into 10⁻⁵ केल्विन वर्स, देन चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर PQ इज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, पहले इसमें कंडक्शन वाला पार्ट करते हैं। देखो ये 10 डिग्री है, ये 400 डिग्री है, तो आप देखोगे ये हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे फ्लो करेगी कि नहीं, हीट इस टाइप से फ्लो करेगी, ऐसे, ठीक है। इस टाइप से हीट फ्लो करेगी, या हीट करंट इस टाइप से फ्लो करेगा। ये हीट बराबर जाएगी सब में, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ जंक्शन, ये जो जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर निकाल लो। इस टेम्परेचर को मान लो क्या, T0। क्या आप यहाँ का टेम्परेचर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम करंट को बराबर कर देते हैं। करंट कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ करंट चला, बताओ K की वैल्यू क्या है, K एरिया को लिखा A है ना, हायर टेम्परेचर क्या है 400 माइनस टेम्परेचर कितना है T0, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई L। यही फॉर्मूला होता था कंडक्शन का, इज इक्वल टू, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक K की वैल्यू कितनी हो गई 2K इंटू A, टेम्परेचर कितना था T0 था, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो -10 अपॉन नीचे लेंथ कितनी हो गई L, ठीक है। तो अगर आप K कैंसिल करो, L और L कैंसिल करो, तो कितना आएगा 400 माइनस T0 इज इक्वल टू 2T0 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3T0। तो T0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 140, मतलब ये जो जंक्शन बना यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 140 आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर RS एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ PQ कौन सा था, PQ ये था, है ना। इसका आपको अल्फा भी दे रखा है, इसका आपको अल्फा भी दे रखा है, ठीक है।
आपसे बोला जा रहा है अल्फा की वैल्यू इतनी है, देन चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर इज। आपको पता है कि कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी भी लेंथ, किसी भी वायर ले लो आप मेटल की, आप उसको हीट करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसने बोला कि जैसे ये 10 डिग्री था, यहाँ पे कितना था, 140 था जो हमने निकाला, ठीक है। आप देखोगे इसका लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इसका लगातार टेम्परेचर यहाँ 10 होगा, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से लगातार अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी कि नहीं, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री था, आगे आप जाओगे तो 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो लेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो ये कह रहा है कि जो रॉड थी वो PQ वाली थी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कितना एक्सपेंशन होगा ये आपको बताना है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। शुरुआत में यहाँ का टेम्परेचर आप बोलोगे पूरी रॉड का शुरुआत में टेम्परेचर कितना होगा, है ना, 10 ही होगा, ये एंड क्योंकि 10 पे था। अब धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ चलोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे x डिस्टेंस पे अगर आप आ जाओ तो आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ का 10 था और यहाँ का कितना था, 140 था, ठीक है। तो आप बोलोगे dt बाई dx या डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। अब ये कितना होगा, 140 माइनस 10, ठीक है, अपॉन लेंथ कितनी हो गई इसकी 1 हो गई, तो ये कितना हो गया 130, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद x, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे x दूरी पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, dt की वैल्यू कितनी आ गई 130 इंटू dx। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप t मान रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 130 इंटू एक्स, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 130 इंटू एक्स। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130 इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे ये टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि आप जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 130 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, है ना। अगर आप देखो तो इसकी जो इलोंगेशन है वो आपको निकालनी है, तो इसकी इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, इसकी इलोंगेशन कितनी हो गई, dl हो गई, है ना। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, dx थी, तो dx इंटू एल्फा इंटू इसका जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया, है ना, 130x प्लस 10, ठीक है। और पहले किसका कितना था, 10 था, तो कितना हो जाएगा 130x प्लस 10 माइनस 10, ये हो जाएगा, ठीक है। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dl की वैल्यू हो जाएगी dx इंटू एल्फा इंटू कितना हो गया 130x। तो दोनों साइड मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, 0 से लेकर डेल्टा एल तक, x 0 से लेकर 1 तक, तो ये बन जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू बन जाएगी 130 एल्फा, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू बन जाएगी 65 इंटू एल्फा। एल्फा कितना दे रखा था इसने, एल्फा दे रखा था इसने 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो एल्फा इसने कितना दे रखा था 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह बन जाएगा 78, ठीक है। तो ये बन जाएगा 78 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.78, 0.78, यह बन जाएगा 78 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर, तो ये बन जाएगा 78 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे आपको 2 कंटेनर्स दे रखे हैं, ये 100 डिग्री का है और ये 0 डिग्री का है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये कंटेन इक्वल मास ऑफ वाटर, दोनों में मास बराबर है, दोनों में मास m और m दे रखा है। द वेसल्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग रॉड, यहाँ ये कंडक्टिंग रॉड है, यहाँ से हीट फ्लो कर सकती है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी along the length of the vessel to another vessel. Initially temperature at time t equal to 0 are 100 degree and 0 degree, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज s, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कितनी लेनी है, s लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कितनी है, s लेनी है। थर्मल कंडक्टिविटी k दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो आपको क्या बताना है, द टाइम आफ्टर विच द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स 50 डिग्री C, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे टेम्परेचर 100 था, कुछ समय बाद यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कितना हो गया T1, ठीक है।
यहाँ पे मान लो टेम्परेचर कितना हो गया T2, ये तो हमें पता है कि ये वाला जो टेम्परेचर है ये टाइम के साथ घटेगा और ये वाला जो टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि हीट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने किसी भी टाइम पे T2 मान लिया, यहाँ कितना मान लिया हमने T1 मान लिया, और अभी भी हीट जो है वो फ्लो हो रही होगी। हीट ऐसे फ्लो होगी कि नहीं बताओ, इस टाइप से हीट फ्लो होगी। ठीक है, तो हीट करंट कितना फ्लो होगा आप जानते हो, के ए T1 माइनस T2 अपॉन, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी, L थी, तो ये बेसिकली क्या होता था, रेट ऑफ हीट फ्लो dQ बाई dt। तो अगर मैं आपसे पूछूं हीट कितनी फ्लो कर रही है, तो हीट कितनी होगी, के ए T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू यहाँ कितना आ जाएगा dt, इतनी हीट फ्लो करेगी dt टाइम में। अब इतनी हीट अगर फ्लो कर जाए तो आप बोलोगे ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ से हीट गई है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कहाँ से T1 से लेकर कितना हो जाएगा T1 माइनस dt हो जाएगा, और ये हीट इधर जाएगी तो इसका टेम्परेचर जो होगा T2 से लेकर बढ़ के कितना हो जाएगा T2 प्लस dt हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप फॉर्मूला लगाओगे, इतनी हीट जा रही है तो चलिए, तो यहाँ पे अपना हीट जो है वो आ गया है। अब आप देखिए ये जो हीट है इसकी वजह से क्या होगा, T1 का जो टेम्परेचर है कम होगा। ठीक है, T1 से कितना हो जाएगा T1 माइनस dt1, ये जो हीट यहाँ जा रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप dq को क्या लिख सकते हो, है ना, मास इसका कितना था, m था, स्पेसिफिक हीट कितनी s थी, टेम्परेचर कितना हो गया T माइनस dt1 माइनस पहले कितना था T1, और ये जो हीट है इसको आप लिखोगे ms, यहाँ क्या लिखोगे T2 प्लस, है ना, या T1 आ गया T2 प्लस dt2 माइनस T2। ठीक है, dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ms इंटू कितना आ जाएगा dt1, है ना, और यहाँ dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी ms इंटू यहाँ कितना आ जाएगा dt2, है ना, ऐसा कुछ बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 2dq किसके बराबर आ जाएगा, ms कितना आ जाएगा dt2 माइनस dt1, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और dq की जो वैल्यू है, dq की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के ए इंटू कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा L इंटू कितना बन जाएगा dt इज इक्वल टू ms, d बाहर ले लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका इस टाइप से कुछ बन जाएगा 2ka अपॉन MSL इंटू कितना कितना बन जाएगा dt इज इक्वल टू d T2 माइनस T1, यहाँ कितना बन जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 100 डिग्री सी, बाद में कितना हो जाएगा डेल्टा टी बोल देंगे इसको, यहाँ कितना बन जाएगा 0 से लेकर t तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ln में आंसर, तो ln T2 माइनस T1, यहाँ लिमिट्स अपन डालेंगे 100 से लेकर डेल्टा टी तक इज इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस 2ka इंटू टी अपॉन नीचे यहाँ कितना आ जाएगा MSL। ठीक है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, T2 माइनस T1 की वैल्यू बन जाएगी T2 माइनस T1, यहाँ पर अगर लिमिट्स अगर डालें तो यहाँ पे लिमिट्स कितनी आ जाएगी, यहाँ अगर अपन लिमिट्स डालेंगे तो लिमिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा टी अपॉन 100 ln में इज इक्वल टू माइनस 2ka टी अपॉन MSL, तो डेल्टा टी की वैल्यू बन जाएगी 100 इंटू ई की पावर माइनस 2ka टी अपॉन MSL, ये बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस को आप 50 कर दो तो 50 किसके बराबर हो जाएगा 100 ई की पावर माइनस 2ka टी अपॉन MSL, ये बन जाएगा। तो ई की पावर 2ka टी अपॉन MSL, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2ka टी अपॉन MSL, दो साइड लॉग ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ln आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, टाइम की वैल्यू इसने ऐसे दे रखी है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी MSL ln2 अपॉन 2ka। ठीक है, तो यहाँ अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे।
इस सेशन में बच्चों सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।